अपनी स्क्रीन पर इस सूची को जरा ध्यान से देखिए और गिनती करिए इनमें कितने रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस तथा आईआरएस हैं और वो भारत सरकार से लेकर अलग अलग राज्य सरकारों में कितने बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। क्रम संख्या 1 से लेकर 109 तक जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि देश में ज्यादातर मुख्य सरकारी विभागों में ये लोग काम कर चुके हैं और इन सब ने एक साथ मिलकर भारत की सरकार को पत्र लिखा है। भारत की सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को पत्र लिखा है तथा देश के राष्ट्रपति, गृह मंत्री और देश भर की तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और संसद के सदस्यों को संबोधित भी किया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, कौन सी सुनामी आ गई है जो देश के इतने बड़े बड़े रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस लंबा चौड़ा पत्र लिखने को मजबूर हुए हैं, वो भी एक साथ। तो और सुनिए, भारत की सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी इसी मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री तथा देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं से अपील की है। उधर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं समेत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इसी मामले को लेकर पत्र लिखा है और ये मामला है 3 नए आपराधिक कानूनों का। जी हां, ऐसे कानून जिनके बारे में चर्चा है कि यदि ये लागू हो गए तो अभी हम और आप जो थोड़ी बहुत आजादी महसूस कर पा रहे हैं शायद ये भी समाप्त हो जाए। आज सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग पुलिस को देखकर डरते हैं। हो सकता है कल को अच्छों को डरना पड़ जाए और एक बार 1 जुलाई की तारीख बीत गई, ये कानून लागू हो गया तो शायद कोई भी इन कानूनों का विरोध तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि विरोध न हो इसी का तो सारा जुगाड़ है। देश भर से 109 पूर्व आईएएस, आईपीएस अधिकारियों ने अपने पत्र में बेहद आसान भाषा में 3 नए आपराधिक कानूनों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। बेहद कम शब्दों में आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि अब मात्र 1 सप्ताह का समय बचा है आवाज उठाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को आजाद रखने के लिए। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, देश के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कानूनविद और जागरूक लोग इस मामले पर खुलकर यही बातें बोल रहे हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। टन से बड़े दुख की और शर्म की बात है कि 140 करोड़ की आबादी वाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहां दुनिया की हर 6वीं आबादी रहती है, वहां का मीडिया सबसे बड़ा देशद्रोही है। वो अपने ही देश में आग लगाता है, अपने ही देश की जनता के विरोध में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की जूतियां सीधे करने के लिए। और यदि ऐसा नहीं होता तो आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही 3 नए आपराधिक कानून होते जो देश में भयंकर सुनामी लाने वाले हैं। इसीलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि अपना मीडिया मजबूत करिए, स्वतंत्र आवाजों के सहायक बनिए। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के टेम्पो से नहीं चलते, क्योंकि हम उनकी बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं और वही करना चाहते हैं। इसलिए सहयोग भी आप ही से चाहिए। अब आगे की बात को विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मंजूरी दे दी। ये तीनों ही नए कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे और जगह लेने की तारीख है 1 जुलाई 2024। पिछले सालों में आपने देखा कि यही मोदी सत्ता 3 कृषि कानून लेकर आई थी। देश भर में कितना बवाल मचा, कथित तौर पर 750 से अधिक किसानों की मौत हुई। दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन सबसे लंबे वक्त तक चला, वो भारत में देखने को मिला। हालांकि कृषि कानून से सीधे तौर पर किसान प्रभावित हो रहे थे। ये अलग बात है कि देश का बड़ा हिस्सा किसानों से ही संबंधित है, मगर ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं, इनसे भारत की पूरी आबादी यानी 140 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले हैं। यानी आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के हों, किसी भाषा, किसी राज्य से आते हों, ये कानून हम सबको प्रभावित करने वाले हैं और इनका प्रभाव ऐसा है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। पहले से ही हमारे देश में पुलिसिया दमन चरम पर है। अभी पिछली ही वीडियो में हमने एक खबर बताई थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, कुछ घंटे बाद उसकी लाश वापस आती है। बाकी पुलिस के अत्याचार की कहानियां हम सब लगातार सुनते हैं, कई दशक मुकदमे चलते रहते हैं। इसके बाद पता चलता है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया था, किसी को मनमाने ढंग से फर्जी केस में फंसा दिया था। इस तरह के हजारों उदाहरण हम सबके सामने हैं। मगर फिलहाल चिंता की बात यह है कि ये 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे तो उदाहरण जो हजारों में है वो लाखों में हो सकते हैं और इन पर लगाम भी नहीं लगाई जा सकेगी, क्योंकि लगाम लगाने वाले खुद ही बेलगाम हो जाएंगे। यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम हो जाएगा। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए देश के 109 रिटायर्ड अधिकारियों ने, जो केंद्र और राज्य सरकारों में कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, इन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि 3 नए आपराधिक कानूनों
को 1 जुलाई से लागू मत करिए, इसको फिलहाल स्थगित कर दीजिए। इसके साथ ही इन पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि इन 3 नए कानूनों का कैसा प्रभाव देश पर पड़ेगा, लोगों के संवैधानिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव होगा, खासकर नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह से दूर करना बहुत जरूरी है। पूर्व अधिकारियों ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारा समूह संवैधानिक आचरण समूह है, जो कि रिटायर्ड सिविल सेवकों से मिलकर बना है। हमने देश भर में अलग अलग पदों पर काम किया है। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम भारत के संविधान में निहित आदर्शों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आगे इन्होंने जो लिखा है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि हमारे देश का जो आम आदमी है, खास तौर पर जो सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़ा है, उनके लिए ये कानून यानी उनके जीवन में इस कानून का महत्व संविधान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अब आप समझ लीजिए कि ये कानून कितने महत्वपूर्ण है। संविधान के बाद दूसरा नंबर इन कानूनों का हो जाता है। मगर चिंता की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण कानूनों को भी बिना किसी सार्वजनिक बहस के, बिना विपक्ष के सवालों का जवाब दिए दनादन जल्दबाजी में संसद से पारित करवा लिया गया। और इसका नतीजा यह है कि इन कानूनों को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, सरकार ने कभी नहीं दिया। इस पत्र में कहा गया है कि जब से ये कानून सामने आए हैं, देश भर में बड़े स्तर पर चिंता पैदा हो गई है। सबसे पहली चिंता यह है कि कानून चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, इनके कारण लोकतंत्र कमजोर होगा, लोगों के अधिकारों को दबाया जा सकता है, जो सत्ता में है वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। दूसरी चिंता यह है कि नए कानून निर्दोष नागरिकों और ईमानदार लोक सेवकों को डराने के काम में लिया जा सकता है, क्योंकि ये वर्तमान सत्ता को असीमित शक्ति देता है, मनमानी शक्ति देता है और कहीं से कोई मार्गदर्शन भी नहीं है। कभी भी किसी को भी चुनिंदा तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है, किसी को भी मनमाने ढंग से दोषी ठहराया जा सकता है और इसमें आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी करार देना भी बेहद आसान बना दिया गया है। कानून के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि आप सरकार की किसी नीति का विरोध कर रहे हो, अपनी मांग रख रहे हो, सत्ता की आलोचना कर रहे हो, तो भी सत्ता पुलिस या मदद से 2 सेकंड के भीतर आपके ऊपर आतंकवाद जैसी धाराएं लगा सकती है और आपके सारे अधिकारों को मिट्टी में मिला सकती है। अगली बातों को और ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि बड़ी आसानी से सत्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, किसी भी आम आदमी को राष्ट्र विरोधी करार दे सकती है। तीसरी चिंता यह है कि ये जो 3 नए कानून हैं, इसमें ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो सामान्य रूप से केवल आपातकाल यानी इमरजेंसी में ही उपलब्ध होनी चाहिए, जैसा कि पहले से संविधान में प्रावधान है। यानी इमरजेंसी के वक्त जो कानून लागू होते हैं, जो जनता के अधिकार छीन लिए जाते हैं, उस कानून को अब सामान्य रूप से लागू करने की व्यवस्था कर दी गई है। अगली लाइन में देश के बड़े बड़े अधिकारियों ने साफ साफ लिख दिया है कि इन कानूनों का प्रभाव ऐसा है कि इनके लागू होने के बाद भारत एक कार्यशील लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। यानी 1 जुलाई को यदि ये कानून लागू हो गए तो फिर भारत में लोकतंत्र घोषित रूप से, जी हां, घोषित रूप से समाप्त मान लीजिए। और वैसे भी इमरजेंसी वाले कानून यदि सामान्य रूप से लागू हो जाएं तो फिर लोकतंत्र बचता ही कहां है। यदि इमरजेंसी ही शासन का माध्यम बन जाएगी तो फिर लोकतंत्र कैसा, ये तो ठोकतंत्र हो जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि आज देश में जैसा राजनीतिक रूप से दूषित माहौल है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकारों की, जैसा राजनीतिक माहौल है, ऐसे में ये कानून बड़े पैमाने पर राजनीतिक दुरुपयोग के दायरे में आएंगे। असहमति को इन कानूनों के माध्यम से दबाया जाएगा। और पहले से ही आप देख रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कैसा प्रयोग हो रहा है। सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेलों में ठूसा जा रहा है, सालों साल मुकदमे चल रहे हैं, अदालतें जमानत तक नहीं दे रही हैं। एनआरसी, सीए के विरोध का मामला हो या फिर देश भर में पत्रकारों, समाज सेवियों और नागरिक समाज का मामला हो, आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से किसी पर भी आतंकवाद की धाराएं लगाकर उन्हें सालों साल जेलों में ठूस दिया जाता है। पिछले दिनों एक वीडियो में हमने 1 दर्जन मामले आपको बताए थे कि कैसे देश भर से दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग कई साल से जेलों में बैठाए गए। यानी जब सामान्य कानून है तब हाल ऐसा था, जब इमरजेंसी वाले कानून सामान्य रूप से लागू हो जाएंगे तब सीन कैसी होगी, कल्पना करके देखिए। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे कि अब तक तो 10 साल में हमने ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर 2024 चुनाव के बाद दिखाएंगे, तो क्या असली पिक्चर 1 जुलाई के बाद यही होने वाली है? आगे इन अधिकारियों ने लिखा है कि ये 3 कानून भारतीय लोकतंत्र के लिए, इस लोकतंत्र की भावना को बचाए रखने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए 1 जुलाई की तारीख को टाल दिया जाए तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए, इन कानूनों पर आम सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि संवैधानिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर कोई आंच न आए और इन कानूनों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सभी चिंताओं को दूर किया जा सके। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, यानी ऐसा सिस्टम जिसे लोग निर्मित करें। मगर मोदी सत्ता ने पिछले 10 सालों में बार बार यही दिखाया कि हम लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे, लोगों को अपने
हिसाब से चलाएंगे। चाहे नोटबंदी का फैसला हो, चाहे तालाबंदी का फैसला हो, चाहे कृषि कानून हो, अग्निवीर योजना हो, चाहे फिर ये 3 नए आपराधिक कानून ही क्यों ना हो, हर बार मोदी सत्ता ने भरपूर मनमानी दिखाई है। अहम ब्रह्मास्मि के भाव से काम करती है। जनता को तो छोड़िए, आम आदमी को छोड़ दीजिए, विपक्ष को उसने पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश की और मनमाने कानूनों को पास कराने के लिए संसद से लगभग 150 विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया। सोचिए, जिन कानूनों से पूरे देश की व्यवस्था बदलने वाली हो, 140 करोड़ लोगों का जीवन भयंकर रूप से उथल पुथल का शिकार होने वाला हो, तो उस कानून को पास करने से पहले कोई चर्चा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। संसद का मतलब ये होता है चर्चा का स्थान, मगर चर्चा के स्थान में जिनसे चर्चा करनी चाहिए उन्हें टांग कर संसद से बाहर फेंक दिया गया और मनमाने ढंग से कानून पास करा लिए जाते हैं। इस मामले पर भारत की सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक इंदिरा जयसिंह का कहना है कि 1 जुलाई को जो कानून लागू होने जा रहे हैं, ये कानूनी और न्यायिक रूप से बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा करने वाले हैं। भारत में लोगों का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। इन्होंने भारत के सभी विपक्षी राजनेताओं से अपील की है कि वे सब मिलकर इन 3 आपराधिक कानूनों को तब तक स्थगित रखें जब तक कि उन पर खुलकर चर्चा न हो जाए, हर एक पहलू पर बारीकी से विचार न कर लिया जाए। इन्होंने एक विशेष चिंता की तरफ ध्यान आकर्षण कराया है। द वायर के लिए वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए इंटरव्यू में इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि अब हमारे पास दो अलग न्याय प्रणालियां होंगी, एक साथ होंगी, जिसके कारण अंतहीन विवाद पैदा हो सकते हैं। कौन सा कानून कब लागू होगा, पुराना वाला होगा कि नया वाला होगा, और इसके कारण लंबित मामलों की संख्या, यानी अदालतों में जो मामले हैं उनकी संख्या 30 से 40% तक बढ़ जाएगी। पहले से ही आप जानते हैं हमारी अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं, फैसला नहीं हो पाता। और जब पूरा कानून ही पलट जाएगा, पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी, पूरी नंबरिंग ही बदल जाएगी, पूरा सिस्टम बदल जाएगा, सब कुछ इधर से इधर हो जाएगा, तो फिर सोचिए स्थितियां कितनी भयावह हो सकती हैं। न्याय मिलना, किसी मामले पर फैसला होना कितना दुर्गम हो जाएगा। यहाँ एक बात और समझने वाली है। इन कानूनों को लाते हुए देश के गृहमंत्री और भाजपा सत्ता ने कहा कि हम अंग्रेजों का कानून बदल रहे हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है, गलत है। नंबरों में बदलाव करना कोई बदलाव नहीं होता। और पहले से हमारे यहाँ जो आईपीसी वगैरह है वो पूर्णतया अंग्रेजों की नहीं रह गई है। समय समय पर उसमें बदलाव किया गया, अब पूरी तरह से वो भारतीय हो चुकी है। अगली बात यह है कि अगर अंग्रेजों की दी हुई चीज, कोई भी चीज बेहतरीन है, हमारे लिए अच्छी है, लोकतंत्र के लिए अच्छी है, तो फिर उसमें बुराई क्या है। लोकतंत्र में जीना और लोकतंत्र की परिकल्पना भी तो हमने अंग्रेजों से ही ली है। बात बात में हम अमेरिका और लंदन से तुलना करते हैं, विदेशी ब्रांड की चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं, उसके लिए ज्यादा पैसा दे देते हैं। तो फिर राष्ट्रवाद का ये कौन सा सन की भूत है जो कानूनों को और खतरनाक बनाने का रास्ता साफ कर रहा है, बचाव के लिए राष्ट्रवाद का तड़का लगा रहा है। इंदिरा जयसिंह ने एक उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आईपीसी की धारा 124A, जिसमें राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में इसे शामिल किया गया है। यानी जो पहले 124A में था, अब उसे धारा 152 में कर लिया गया है। और हकीकत यह है कि यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी कानून या देशद्रोह के जो कानून है, उनके कई अपराधों को इनमें दोहराया गया है। यानी बदलाव कुछ नहीं, नंबरिंग का बदलाव है, जबकि बहुत सारी चीजें और खतरनाक कर दी गई, जिसकी वजह से न्याय की प्रक्रिया ही दंडात्मक हो जाएगी। यानी पूरी तरह से ऐसी मनमानी हो जाएगी कि लोगों का सांस लेना दुभर हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की तमाम हाईकोर्ट में भी दायर की जाएंगी, मगर फिलहाल इन्हें 1 जुलाई को लागू होने से रोकना बेहद जरूरी है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि आपकी पिछली सरकार ने इन 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को एक तरफा तरीके से और बिना किसी बहस के पारित कर दिया था। उस दिन लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था और दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया गया था। यानी बिना किसी चर्चा के आपने इन विधेयकों को पास कर लिया। ये तीनों विधेयक लोकतंत्र के उस अंधेरे दौर में अधिनायकवादी तरीके से पारित किए गए। इसीलिए आपसे आग्रह है कि कम से कम 1 जुलाई की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाइए। इसके 2 कारण है, पहला नैतिक और दूसरा व्यवहारिक। अब नैतिक तथा व्यवहारिक चीजें मोदी सत्ता के भीतर कितनी है ये तो आप सब जानते ही हैं, 10 साल में ट्रेलर देखा ही है। वैसे एक बात और समझने वाली है, देश भर के राजनीतिक दल और तमाम प्रमुख नेता पत्र लिखने में क्यों लगे हैं और किसको पत्र लिख रहे हैं? उस मोदी सत्ता को, उन प्रधानमंत्री को जो खुद ही इन कानूनों को लेकर आए हैं। यदि उन पर आपके इन पत्रों का, इन अनुरोधों का असर होने वाला होता तो लगभग 150 सांसदों को संसद से बाहर निकालकर फेंकने के बाद ऐसे कानून पास ही क्यों किए जाते? क्या 10 साल की मोदी सत्ता को देखने के बाद भी देश भर की तमाम पार्टियों के नेता मोदी सत्ता से नैतिक आधार पर कोई फैसला लेने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जो जनता के अधिकारों को मजबूत करते हो? आप ये कल्पना
कभी कैसे कर सकते हैं कि जिस मोदी सरकार ने लगातार समानता के अधिकारों को कुचला, आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को पूरी तरह से लूला लंगड़ा बना दिया, बोलने के, सवाल करने के, आलोचना करने के अधिकारों को गूंगा बहरा बना दिया, और आम आदमी के अधिकार को तो छोड़ दीजिए, देश के अलग अलग राज्यों के अधिकारों को भी नरेंद्र मोदी की सत्ता ने नहीं बख्शा। आपने लगातार देखा किस तरीके से जीएसटी तक का पैसा, जो कि राज्यों का हक है, उनके हक का पैसा भी नहीं मिलता है। जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वो लगातार मोदी सत्ता के निशाने पर रहती हैं, कभी राज्यपाल के माध्यम से तो कभी किसी अन्य माध्यम से उन्हें परेशान किया जाता है। विपक्षी सरकारों को और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए पहले सीबीआई का भरपूर दुरुपयोग किया गया कथित रूप से। जब अलग अलग राज्यों ने सीबीआई की एंट्री को बैन कर दिया तब फिर ईडी को अतिरिक्त ताकत देकर ड्यूटी पर लगा दिया गया, और किस तरीके से कथित रूप से ईडी की मदद से देश भर में लगभग आधा दर्जन राज्य सरकारों को गिराया गया, यह भी आप सबने देखा है। सवाल यह है कि किसान आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसानों की मौत के बाद भी जो मोदी सत्ता नहीं पिघली, जो नरेंद्र मोदी नहीं पिघले, क्या आज आपको लगता है कि नेताओं के पत्र लिखने से, अधिकारियों के पत्र लिखने से उन पर कोई असर हो जाएगा? हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है कि आज नरेंद्र मोदी पहले की तरह ताकतवर नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है, बैसाखी वाली सरकार चला रहे हैं। मगर सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को बैसाखी पकड़ाई है, क्या वो लोग जनता के अधिकारों और देश के लोकतंत्र के लिए आगे आएंगे, या फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू धन के आगे, धन के सामने देश को भूल जाएंगे, लोकतंत्र को भूल जाएंगे? क्योंकि चर्चा है कि इन दोनों को ही, यानी इन दोनों के राज्यों को भर भर के पैसा देने की प्लानिंग मोदी सत्ता ने की है, क्योंकि वही समर्थन का आधार है। तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें बैसाखी देंगे। वैसे एक बात और है, अब मोदी सत्ता की जो भी मनमानी होगी उसमें इन बैसाखियों का भी रोल होगा। अब सवालों के घेरे में सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं होंगे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी होंगे। अब देश के लोकतंत्र पर यदि आज आएगी जनता के अधिकारों को कमजोर किया जाएगा तो उसके जिम्मेदार ये चारों होंगे। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, सोशल मीडिया पर जहां भी आप यूज करते हैं वहां शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि ये मामला हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यदि आप भारत की जमीन पर हैं तो आप इसके शिकार हो सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।